नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंड की इस नई क्लास में। तो इससे पहले कि आपको नैनीताल ज़िले के बारे में हमने बताया था पिछली वीडियो में, तो अब हम जानेंगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे को चलाने जा रहे हैं जिला सीरीज का, तो जिसमें नैनीताल के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं और हम अब जानेंगे अल्मोड़ा के बारे में। ठीक हो गया गाइज़। पहले मैप के जरिए समझते हैं इसको, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। तो देख सकते हैं ये अल्मोड़ा का मैप। अल्मोड़ा में आपका सबसे नीचे का जो भाग है ये नैनीताल, जो सीमाएँ टच करता है, तो ये नैनीताल, ये चंपावत, ये पिथौरागढ़, ये बागेश्वर, ये चमोली। तो यहाँ पे को जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा आपका देखते हैं कि कौन कौन से नए जिलों के साथ सीमाएं लगाता है। तो सबसे ऊपर पे चमोली, फिर बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़, फिर चंपावत, फिर नैनीताल और ये फिर पौड़ी गढ़वाल। तो इस पर एक डायरेक्ट हिट क्वेश्चन बनता है आपका कि अल्मोड़ा जो ज़िला है वो कितने ज़िलों के साथ अपनी सीमाएँ मिलाता है। तो सीधी सी बात है 6 ज़िले। ठीक हो गया। तो उसके बाद 6 ज़िलों के साथ जो ये सीमाएँ अपनी बनाता है, उसके बाद एक छोटी सी इसकी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे को कॉन्सेप्ट की। जो 43वें राजा थे चंद्रवंश के, जो शासक, चंद्रवंश का जो शासन चल रहा था उत्तराखंड में, उसके जो 43वें जो राजा हुआ करते थे भीष्मचंद्र, तो अल्मोड़ा शहर उन्होंने बसाया था। ठीक हो गया गाइज। तो अल्मोड़ा शहर उन्होंने 1530 यानी कि 1530 को भीष्मचंद्र द्वारा इसे बसाया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसके बाद जो 1563 में अल्मोड़ा शहर को चंपावत से यहाँ पे राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। 1563 के समय चंपावत से यहाँ राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी, जो आपका बालो कल्याण चंद्र द्वारा की गई थी। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे को बालो कल्याण चंद्र द्वारा जब यहाँ पे को राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, तो अल्मोड़ा पूरा शहर ये बसा दिया गया था। उसके बाद जो मुगल प्रभाव के कारण, जो मुगल यहाँ पे को जो मुगलों का जो शासन चला था, तो उसके प्रभाव के कारण अल्मोड़ा को पहले आलमनगर नाम से जाना जाता था। उसके बाद कुछ किंवदंतियाँ भी कहती हैं, जैसे मान लो मुगल प्रभाव के कारण ऐसे कहते हैं कि आलमनगर नाम से पहले जाना जाता था, बाद में अल्मोड़ा हो गया था। कुछ किंवदंतियाँ ये भी कहती हैं कि अल्मोड़ा जो शहर था, यहाँ पे को एक कुमाऊनी एक पौधा होता है जो किलमड़ के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि किलमड़ के पेड़ों की अधिकता के कारण, किलमड़ के पौधे की अधिकता के कारण इसे बाद में किलमड़ से अल्मोड़ा कर दिया गया। सही हो गया गाइज। ठीक है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अल्मोड़ा का देखते हैं यहाँ पे को कि जो प्रमुख यहाँ पे के दर्शनीय स्थल हैं, उसके बारे में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो प्रमुख दर्शनीय स्थल में सबसे पहले जो रामशिला मंदिर, जो ये रामशिला मंदिर है, ये आपका चंद्रवंश के समय ये मल्ला महल का एक जो क्षेत्र है वहाँ पे अल्मोड़ा में, तो वो कहलाता था। ठीक हो गया। उसके बाद इसी के समीप अष्टमहल दुर्ग भी है, एक अष्टमहल, जिसे राजा रूपचंद्र ने बसाया था। ठीक हो गया गाइस। अष्टमहल दुर्ग का निर्माण राजा रूपचंद्र ने किया था। उसके बाद देखते हैं दर्शनीय स्थल में पॉइंट टू पॉइंट, जो इसके बाद नंदा देवी, ये जो नंदा देवी मंदिर है, ये इससे पहले मल्ला महल का जो किला है इनका, तो वहाँ पे को था, जिसे बाद में जो वहाँ पे के कमिश्नर ट्रेल थे, इन्होंने एक पर्वत पे स्थानांतरित कर दिया था। बाद में जो इस नंदा देवी की जो प्रतिमाएं थी, उसकी स्थापना जब उन्होंने एक पहाड़, एक चोटी के ऊपर की, तो वहाँ पे नंदा देवी मंदिर का निर्माण हो गया। ठीक हो गया गाइज। तो इसके बाद नंदा देवी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है कटारमल सूर्य मंदिर। तो कटारमल सूर्य मंदिर यहाँ का एक मुख्य दर्शनीय स्थल है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो इसकी जो मुख्य प्रतिमाएं हैं, तो वो है आपकी बड़ादित्य सूर्य की। और इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि ये इस मंदिर का निर्माण किस शैली से हुआ है। तो इस मंदिर का निर्माण उत्तराखंड शैली। ठीक हो गया। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो उत्तराखंड शैली से हुआ है। जो इसका मुख्य मंदिर है वो बड़ादित्य सूर्य की प्रतिमाएं इस मंदिर में लगी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कपाट है, कपाट यानी कि इसके जो दरवाजे हैं, वो आपके जो राष्ट्रीय संग्रहालय जो आपका नई दिल्ली में स्थित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय में इसके कपाट रखे हुए हैं। ठीक हो गया। इसी के ठीक समीप कटारमल मंदिर के ठीक समीप
गोविंद बल्लभ पंत का हिमालयी पर्यावरण संस्थान स्थित है। ठीक हो गया। तो इसी के समीप हिमालय पर्यावरण संस्थान जो गोविंद बल्लभ पंत का है वो स्थित है। ठीक हो गया गाइस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है आपका चितई मंदिर। तो चितई मंदिर जो हमारे गोलू देवता है उनका यहाँ पे कोई प्रसिद्ध मंदिर है चितई मंदिर, जिसे उत्तराखंड का सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोमेश्वर। तो सोमेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चंद वंश के एक राजा हुआ करते थे, सोमचंद्र। तो सोमचंद्र ने सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। माना जाता है कि यहाँ जो पूजा की जाती है इस सोमेश्वर मंदिर में, तो वो जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उस पूजा के समान मानी जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट शीतला खेत। तो जो ये शीतला खेत करके एक जो जगह पड़ती है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो उसमें तो माता शाही देवी करके इनका एक भव्य मंदिर यहाँ पे को है। तो शाही देवी का एक मंदिर माना जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि शाही देवी, तो इसी के समीप जो गोविंद बल्लभ पंत, तो जो गोविंद बल्लभ पंत थे उनकी जन्म स्थल जो एक ग्राम पड़ता है खूट, तो वहाँ पे को शाही देवी मंदिर के 3 किलोमीटर बाद वो गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म स्थल है खूट ग्राम वो है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को जागेश्वर मंदिर। तो जागेश्वर मंदिर का एक अपना अलग इतिहास है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो जागेश्वर में 124 मंदिरों का जो समूह है वो जागेश्वर में माना जाता है। तो उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का समूह है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मंदिर समूह कहाँ स्थित हैं, तो वो जागेश्वर धाम में स्थित हैं। टोटल यहाँ पे कोई 124 मंदिरों की संख्या है। उसके बाद इसके जो किनारे से जागेश्वर मंदिर जो धाम है, इस मंदिर के जो किनारे से एक नदी बह रही है जिसे जटागंगा के नाम से जाना जाता है। तो जागेश्वर मंदिर के जो ठीक बाईं ओर जो नदी बहती है उसे जटागंगा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इसके जागेश्वर मंदिर समूह में कौन सी नदी बहती है। ठीक हो गया। उसके बाद तो माना जाता है कि 8वीं से 10वीं सदी के टाइम पे शालिवाहन करके एक राजा हुआ करते थे। तो शालिवाहन जो राजा थे कत्यूरी वंश के, इन्होंने इस मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक हो गया गाइस। तो इसमें देखा जाए तो सबसे मुख्य तौर पे जो सबसे प्राचीन मंदिर है आपका वो महामृत्युंजय। तो जो सबसे प्राचीन मंदिर है इस जागेश्वर धाम में वो मृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे विशाल मंदिर है इस जागेश्वर धाम में तो उसे दीनदेश्वर नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया गाइस। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पुट अप होते हैं कि सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो महामृत्युंजय मंदिर यानी मृत्युंजय मंदिर। उसके बाद सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, तो दिनेश्वर मंदिर, दीनदेश्वर मंदिर। ठीक हो गया गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं द्वाराहाट। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा मंदिर जो हैं वो द्वाराहाट में स्थित हैं। यहाँ पे का एक कहावत है कि यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के बाद आपको 2 या 3 मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मंदिर समूह, तो आपके पूछेगा क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा मंदिर समूह कहाँ स्थित हैं, तो वो होंगे आपके जागेश्वर में। लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो वो हैं आपके कहाँ, द्वाराहाट में। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी का, द्वाराहाट का। इसे हिमालय की द्वारिका नाम से जाना जाता है। तो इसे हिमालय की द्वारिका नाम से जाना जाता है क्योंकि मंदिरों की अधिकता के कारण, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। और उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा देवालय है, इसका सबसे बड़ा देवालय मीन्स कि आपका देवालय मतलब होता है आपका मंदिर। जो इसका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है आपका गुर्जर देव मंदिर। तो सबसे बड़ा जो इसका इस द्वाराहाट मंदिरों में जो मंदिर हैं उनमें जो सबसे बड़ा देवालय है वो है आपका गुर्जर देव मंदिर। ठीक हो गया गाइस। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका विभांडेश्वर मंदिर।
तो विभांडेश्वर जो मंदिर है इससे उत्तराखंड का उत्तर का काशी नाम से जाना जाता है, उत्तर का काशी। तो विभांडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी नाम से जाना जाता है। इसमें ऑलरेडी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विभांडेश्वर मंदिर में शालदेव विखौती करके एक मेला लगता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे बनाता है। ठीक हो गया। तो शालदेव विखौती मेला ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया है कि शालदेव विखौती मेला कहाँ लगता है। तो ये आपका कहाँ लगता है, तो शालदेव विखौती मेला आपका लगता है विभांडेश्वर मंदिर यानी कि रानीखेत में। ठीक हो गया गाइज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, रानीखेत, रानी का खेत। तो जो कत्यूरी राजा थे आपके सुधांग देव, जो सुधांग देव एक कत्यूरी राजा हुआ करते थे, उनकी जो एक रानी थी पद्मनी, तो रानी पद्मनी का ग्रीष्मकालीन आवास इसे माना जाता है रानीखेत को, जिसके आधार पे इसका नाम रानीखेत पड़ा। ठीक हो गया गाइज। जो आधुनिक रानीखेत की जो स्थापना थी वो अंग्रेजों द्वारा 1869 में की गई। ठीक हो गया गाइज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौबटिया। तो चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री, आर्चर्ड कंट्री यानी कि फलो उद्यान का देश नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया गाइज, फलो उद्यान का देश नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, ताड़ीखेत। ताड़ीखेत में आपका एक मुख्य गोरिल देव मंदिर यहाँ स्थित है। तो एक बार क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया है कि गोरिल देव कहाँ स्थित है, तो गोरिल देव मंदिर ताड़ीखेत में स्थित है। ठीक हो गया गाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।